नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले 11th क्लास बायो, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, यानी कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होता है और इसकी संरचना के बारे में, इसकी संरचना तथा इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली से जो है पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। कोशिका के चारों तरफ जो है एक गोलाकार संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह बेसिक तौर पे जो होता है, इस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव होते हैं क्या होते हैं, ये तो कोशिका झिल्ली हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे अंग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रोज्वलिका, लाइसोम, ये सभी क्या होता है, इसके अंदर मौजूद रहता है। तो हम क्या कहते हैं, इस ये कोशिका झिल्ली के अंदर, इसके अंदर जो भी कुछ पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव। तो हो जाता है कि जीव द्रव को घेरे रखने वाले जो आवरण होता है, इस जीव द्रव को जो है वो घेरे रखने वाले जो क्या है, आवरण है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो बेसिक तौर पे यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। क्या होता है, इस प्रकार से होता नहीं है। चलिए इस प्लाज्मा झिल्ली की थोड़ी सी संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली का जो है क्या है, एक संरचना बनाया गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर यहाँ पर डिटेल देखते हैं। ये देखिए क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली है, बेसिक तौर पे जो है वो 3 स्तरों से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। इसमें जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इस प्रकार जो अभी बना रहे हैं, ये है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। इस प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, लेकिन इस प्रोटीन में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर धंसा हुआ रहता है, और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, उसके अंदर मौजूद रहता है। तो देखिए पहले समझते हैं इस फिगर को थोड़ा सा। और ये इसका हो गया, ये फॉस्फोलिपिड। क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड। क्या हो गया, इसका एक डिटेल्स वीडियो जो है इस चैनल पे मौजूद है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। यहां पर सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए इसको देख रहे हैं। देखिए ये होता है बेसिक तौर पर क्या होता है, कोशिका झिल्ली। क्या होता है, इस कोशिका झिल्ली में जो ये दोनों जो है वो क्या है, प्रोटीन के स्तर होते हैं। तो एक प्रोटीन का ऊपर स्तर होता है और क्या होता है, नीचे होता है। तो और उसमें से कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ये फॉस्फोलिपिड के अंदर जो है वो आंशिक रूप से क्या होता है, आंशिक रूप से देखिए क्या होता है, धंसा हुआ है, तो उसे हम आंशिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इस फॉस्फोलिपिड में इस के अंदर क्या होता है, पूरी तरह से धंसा हुआ रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से धंसा हुआ प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से धंसा हुआ प्रोटीन कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसको हम वाहक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहक प्रोटीन कहते हैं, जो इस प्रकार से होता है। क्या होता है, इस प्रकार से ये बेसिक तौर पे होता है। देखिए इस प्रकार से क्या होता है, संरचना होता है। तो ये क्या हो गया, ये वाहक प्रोटीन हो गया, ये परिधीय प्रोटीन। क्या हो गया, परिधीय प्रोटीन हो गया, ये आंशिक धंसा हुआ, और ये क्या हुआ, पूर्ण धंसा हुआ प्रोटीन हो गया। तो कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना हुआ एक क्या है, एक अस्तर है, जिससे पदार्थों का परिवहन होता है। यह अस्तर जो है वो क्या, एक चयनात्मक अस्तर है। चयनात्मक अस्तर कहने का मतलब है यह कुछ विशेष पदार्थ को ही जो है अपने के अंदर, अपने में अंदर यानी कोश जीव द्रव के अंदर आने देता है, और जिधर से क्या करता है, बाहर निकालता है। तो कुछ कि प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। अभी तक हमने देखा कि कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है एक चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली है। उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि कुछ विशेष पदार्थ को ही अपने अंदर आने दे सकता है, और कुछ विशेष पदार्थ को अपने से क्या हो सकता है, बाहर जाने की अनुमति देता है। तो इसीलिए इसको हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली से पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का परिवहन जो है वो 2 तरीका से होता है। कितना तरीका से, 2 तरीका से। एक होता है निष्क्रिय परिवहन। क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन। दूसरा क्या होता है, सक्रिय परिवहन। क्या होता है, सक्रिय परिवहन। अब देखिए निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है, बेसिक तौर पे इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, देखिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सक्रिय परिवहन में जो है वो क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय परिवहन में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर सवाल होता है कि एक परिवहन में यानी कि एक ऐसा परिवहन है जिसमें किसी पदार्थ को इधर से उधर ले जाने में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा परिवहन है जिसमें क्या करता है, किसी पदार्थ को इधर से उधर या उधर से इधर लाने में जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बेसिक तौर पे हम लोग जानते हैं कि यदि किसी पदार्थ को हमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में हम ले जाते हैं, तो इसमें हमें किसी प्रकार का कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसको वो ढलान वाली अधिक कोई वाहन चल रहा है और चलते चलते कोई ढलान आ गया, क्या आ गया, ढलान आ गया, तो हम देखते हैं कि वह वाहन जो है वो बिना ऊर्जा का जो है उस सड़क पर जो है वो गति करने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊंचा से नीचे की ओर जाने में किसी प्रकार का कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां पर वैसा ही होता है कि निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहां पर पदार्थों का परिवहन जो है वो क्या होता है, उच्च उच्च सांद्रता से क्या होता है, निम्न सांद्रता, क्या होता है, निम्न, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन में पदार्थों का परिवहन जो है वो उच्च सांद्रता से क्या होता है, निम्न सांद्रता में होता है। यानी कि जहां पर पदार्थों की मात्रा अधिक होती है वहां से जहां पर कम होती है उस तरफ होती है। लेकिन यहां पर देखिए सक्रिय परिवहन में क्या है कि इसमें पदार्थों का परिवहन जो है वो क्या होता है, निम्न, क्या होता है, निम्न सांद्रता से जो है उच्च सांद्रता की ओर, क्या होता है, निम्न सांद्रता से जो है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। यानी कि जो है वाहन जो है अब ढलान से जो है वो क्या हो रहा है, ऊंचाई की ओर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। तो वैसे स्थिति में जो है उस ढलान उस वाहन में जो है वो रेस देने की आवश्यकता पड़ती है ना, ताकि जो है वो वाहन जो है वो चढ़ सके। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पदार्थों का परिवहन जो है निम्न सांद्रता से क्या होता है, उच्च सांद्रता की ओर होता है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से कि इसमें पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। लेकिन अभी तक हम समझ चुके हैं कि निष्क्रिय परिवहन में जो पदार्थों का परिवहन जो है उच्च सांद्रता से क्या होता है, निम्न सांद्रता की ओर होता है। लेकिन सक्रिय परिवहन में पदार्थों का परिवहन जो है वो क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस चार्ट के अंदर जो परिवहन को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक सक्रिय परिवहन और एक निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय परिवहन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है साधारण विसरण, दूसरा क्या है, सहज विसरण। क्या है, तो अब यहां पर क्या होता है कि साधारण विसरण यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो है पदार्थों का परिवहन होता है, लेकिन उसे हम साधारण विसरण कहते हैं, नॉर्मल विसरण कहते हैं। एक होता है सहज विसरण। क्या होता है, सहज विसरण। इस विसरण को दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कोशिका झिल्ली होता है उसके अंदर दो चीजें होती है। एक क्या होता है, देखिए, एक प्रोटीन होता है और एक क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ये क्या हो गया, प्रोटीन, और क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये फॉस्फोलिपिड। तो देखिए यहां पर साधारण विसरण जो होता है, साधारण विसरण, इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड के द्वारा यदि किसी प्रकार के परिवहन हो रहा है, यानी कि कोशिका झिल्ली से पदार्थों का परिवहन होना है, लेकिन कोशिका झिल्ली के अंदर जो पाए जाने वाला फॉस्फोलिपिड है वह फॉस्फोलिपिड जो है इस काम में भागीदारी लेता है, तो वैसे विसरण को हम क्या बोलते हैं, साधारण विसरण कहते हैं। देखिए इस विसरण में क्या होता है कि इस विसरण में वसा युक्त, क्या होता है, वसा युक्त पदार्थों का परिवहन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या, एक वसा है। क्या है, एक वसा है। होता क्या है कि जब वसा क्या होता है, जब कोई मान ले कि ये कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर कोई वसा युक्त पदार्थ है और उसको इधर से उधर जाना है, तो क्या होता है, ये वसा युक्त पदार्थ जो है इस फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, घुल जाता है, और घुल जाने के बाद क्या होता है, इधर से उधर वो चला जाता है। तो यहां पर कहता है कि जब वसा युक्त पदार्थों का परिवहन होना होता है तो यहां पर क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता को, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता को ही, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही पदार्थों का परिवहन होता है, लेकिन कैसा, वसा का, और उसमें कौन भागीदारी लेता है, फॉस्फोलिपिड। तो ऐसे परिवहन को, ऐसे विसरण को हम क्या बोलते हैं, साधारण विसरण कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये सहज विसरण। इस सहज विसरण में क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड भाग लेता नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड जो है वो भाग नहीं लेता है। इस सहज विसरण में जो है वो प्रोटीन कौन लेता है, प्रोटीन भाग लेता है। यहां पर दिखाई दे रहा होगा एक चैनल प्रोटीन है और एक वाहक प्रोटीन है। क्या है, वाहक प्रोटीन। अब इसी फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, देखिए इस प्रकार से क्या होता है, यहां पर संरचना ऐसा होता है। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, चैनल, चैनल, ये चैनल प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन जो है वो क्या करता है,
पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर करता है, लेकिन क्या होता है इसके माध्यम से, ये जो पाइप की तरह दिख रहा है इसके माध्यम से जो है वो क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। और कैसे पदार्थों का, तो जल युक्त, कैसा पदार्थों का, जल युक्त, जल युक्त पदार्थों का, तो जल युक्त, कैसा पदार्थों का, जल युक्त, जल युक्त कहने का मतलब जल तरल हो, H2O हो, है ना, उसमें और भी कुछ मिला हो सकता है। तो यहाँ पर एक दूसरा आता है कि प्रोटीन ही होता है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर प्रोटीन ही होता है, लेकिन कैसा होता है, एक वाहक प्रोटीन होता है, क्या होता है, वाहक प्रोटीन। तो यहाँ पर देखते हैं वाहक प्रोटीन कैसा होता है। देखिए वाहक प्रोटीन जो है वो बेसिक तौर पे इस प्रकार से वो दिखाई देता है, इस प्रकार से होता है वाहक प्रोटीन, इस प्रकार से होता है, कैसा होता है वाहक प्रोटीन। लेकिन यहां पर समझना है कि वाहक प्रोटीन से जो है पदार्थों का परिवहन कैसे पदार्थों का होता है, तो विलय युक्त पदार्थों का, मतलब कि कहने का मतलब है कि विलय युक्त पदार्थ का मतलब है कि जो इधर से उधर या उधर से इधर आने के बाद क्या हो जाए, विलय हो जाए या घुलने की उसके पास एबिलिटी हो, तो वैसे पदार्थों को, वैसे पदार्थों का परिवहन जो है वो क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत जो है वो वाहक प्रोटीन से होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वाहक प्रोटीन से परिवहन यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां पर क्या होता है कि इसमें वाहक प्रोटीन ही भाग लेता है, लेकिन यहां पर जो है उच्च सांद्रता से क्या होता है, निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का परिवहन होता है। और यहां पर क्या होता है, विलय युक्त, क्या होता है, विलय, विलय, विलय युक्त पदार्थों का परिवहन होता है। कैसे होता है, देखिए मान लिया कि एक कोशिका का बाहर वाला भाग और क्या अंदर वाला भाग है, तो ये क्या होता है, मान ली बाहर से अंदर कोई पदार्थ को आना है विलय युक्त, तो इस पदार्थ, वह पदार्थ जो है वो क्या होता है, इसके अंदर चला आता है। अब ये क्या करता है, फॉस्फोलिपिड में इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से ये क्या होता है, मूव कर जाता है। तो ये जो द्वार है वो क्या होता है, बाहर से क्या हो गया, अंदर, कोशिका के अंदर की तरफ आ गया, तो इस प्रकार से ये पदार्थ क्या होता है, अंदर चला आया। अब यहां पर क्या होता है, अगर कोई पदार्थ को, यदि कोई पदार्थ को अंदर से क्या होना है, बाहर जाना है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर से पदार्थ जो है यहां चला जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए यहां पे इस प्रकार से, अब इस प्रकार से ये फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, ये घूमकर उस दिशा में चला जाता है, तो यह पदार्थ क्या होता है, उधर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है बिना ऊर्जा का, बिना ऊर्जा का इसमें जो है पदार्थ, इसमें पदार्थों का जब परिवहन करता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं सक्रिय परिवहन, क्या पाते हैं, सक्रिय परिवहन। लेकिन यहां पर जो है अब आता है सक्रिय परिवहन। इस सक्रिय परिवहन में जो है कहता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाँ, यानी और कौन सा ऊर्जा, एटीपी, क्या होता है, एटीपी की आवश्यकता होती है। अब इसमें कौन भाग लेता है, इसमें जो है वो कौन भाग लेता है, तो कैरियर। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि इसमें भाग कौन लेता है, तो कैरियर प्रोटीन, यही कैरियर प्रोटीन, यही कैरियर प्रोटीन जो है क्या होता है, यहां पर भाग लेता है। अब यहां पर आपके दिमाग के अंदर ऐसा सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार यही कैरियर प्रोटीन जो है यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, इसको आखिरकार जो है ये इसी कैरियर प्रोटीन को यहां पर पदार्थों को इधर से उधर ले जाने के लिए किसी प्रकार का कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। इसका कारण यहां पर हम बताएं कि क्योंकि यहां पर पदार्थों का परिवहन उन्हीं पदार्थों को अपने अंदर लोड करता है जहां पर इधर की मात्रा, इस यहां पर जो हम पहले समझते हैं कि सक्रिय परिवहन में कैरियर प्रोटीन को पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार के पदार्थों को परिवहन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहां पर होता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, मतलब आयनिक पदार्थ को जो है वो एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने के लिए, है ना, कैरियर प्रोटीन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें भी अब एक सवाल आता है कि पदार्थ तो यहां भी था, पदार्थ यहां भी था, तो ऐसा क्या है, तो यहां पर ऐसा कारण क्या है कि यहां पर जो है देखिए एक कंडीशन दिया गया है कि यहां पर स्थिति कैसी थी, यहां पर स्थिति थी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। इधर की स्थिति कैसी है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता इधर की स्थिति है, लेकिन इधर की स्थिति क्या है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता नहीं है। यहां पर स्थिति है, यहां पर स्थिति है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। यहां पर स्थिति कैसी है, यहां पर स्थिति है कैसी, यहां पर स्थिति है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। अब जैसे यहां पर वही बात उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर आपके रूम में पानी गिर गया और पानी गिरने के बाद जो है जिधर ढाल है पानी उधर चला गया,
अगर आप चाहते हैं कि ढाल से पानी ऊपर की ओर जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, झाड़ू से एक फोर्स लगाकर ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा। विदाउट फोर्स तो जाएगा नहीं। लेकिन हमने क्या किया था अभी, ऊंचे स्थान पे पानी सिर्फ गिरा दिया, स्वतः अपने आप क्या हुआ, ढाल की तरफ चला गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पदार्थों का परिवहन जो होगा वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। अब यहां पर देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर फिगर के अंदर कुछ चीजें दी गई है, उसको बड़ा बारीक से समझना है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये कोशिका है, क्या है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका क्या है, कोशिका झिल्ली है। अब क्या होता है, ये इसका अंदर वाला भाग है और ये किसका है, बाहर वाला। मतलब कोशिका के अंदर है और कोशिका का बाहर है। होता क्या है, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो है वो पदार्थ, कौन सा पदार्थ, सोडियम आयन है ना, की मात्रा जो है क्या होती है, कम होती है, यानी निम्न सांद्रता। और इधर क्या होती है, बाहर जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि उच्च सांद्रता। जैसे देखिए यहां पर कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, ये कोशिका जो है अंदर में सोडियम आयन की मात्रा क्या होती है, निम्न होती है। इसलिए इसको क्या होता है, अंदर जो है कोशिका, कोशिका के अंदर जो है सोडियम आयन की मात्रा जो है वो कम, और कोशिका से बाहर जो है सोडियम आयन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये सोडियम आयन का परिवहन जो है वो किधर से होना है, कम से अधिक की ओर। क्या होगा, कम से अधिक ओर, यानी कि देखिए क्या है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर इसको जाना है। किसको, सोडियम को। जैसे यहां पर फिगर में दिखाया जा रहा है, देखिए यहां पे सोडियम, इसके अंदर बाहर में क्या है, Na प्लस मैक्स में, मतलब क्या हो, अधिक। ये 3 का मतलब है, बताएंगे भी क्या होता है 3, है ना। और देखिए क्या है, ये है बाहर में पोटेशियम आयन की मात्रा क्या है, मीन है, लेकिन अंदर में क्या है, मीन माने कम। क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कम, इसका मतलब क्या हुआ, अधिक। अब देखिए यहां पर क्या, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो है पोटेशियम आयन की मात्रा जो है वो अधिक, मैक्स, और सोडियम आयन की मात्रा क्या है, कम है। तो उसी प्रकार से क्या है, अब लेकिन यहां कम है और यहां क्या है, अधिक है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इसकी मात्रा क्या है, सोडियम आयन की मात्रा कम है, और यहां पर क्या है, ज्यादा है, सोडियम आयन की मात्रा क्या है। तो आपके दिमाग के अनुसार क्या होना चाहिए कि सोडियम आयन को इधर से इधर जाना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। कोशिका के अंदर जो है वो सोडियम आयन जो है वो बाहर से अंदर क्या होता है, बाहर से जो है वो अंदर नहीं जाता है, क्या होता है, अंदर से जो है वो बाहर आता है। तो ऐसे काम होता है कोशिका के अंदर अपने उपापचय क्रिया को करने के लिए। कोशिका क्या करता है, अपने उपापचय क्रिया को करने के लिए जो है ऐसा काम करता है, ऐसा परिवहन करता है। तो ऐसे स्थिति में जो है वो कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो बन रहे ऊर्जा है, उस ऊर्जा का वो इस्तेमाल करता है। इसका नाम है एटीपी। क्या नाम है, एटीपी। तो इस एटीपी की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और क्या करता है, क्या होता है, निम्न सांद्रता से जो है उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। वो भी कैसे करता है, तो देखिए क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एक पंप, यही किसके द्वारा, कैरियर प्रोटीन के द्वारा ही ये काम करता है। कैरियर प्रोटीन में क्या होता है, इसी के अंदर जो है ये क्या होता है, Na प्लस। देखिए यहां पर क्या है, निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता किधर है, निम्न सांद्रता जो है वो अंदर की ओर है। तो देखिए अंदर में ये वाला भाग अंदर खुला हुआ, तो यहां पर क्या होगा, Na, इसके अंदर देखिए क्या है, यहां पर तो बहुत छोटा है, इसके अंदर Na क्या हुआ, Na आयन जो है, यानी सोडियम आयन जो है इसके अंदर चला गया। अब यह जो है उसी तरह से क्या करेगा, ये घूमेगा, क्या होगा, घूमेगा। अब घूमेगा, अब घूमेगा होगा अंदर की ओर, अंदर अंदर था तो क्या हुआ, बाहर की ओर चला जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या होता है, अंदर से क्या हो गया, बाहर की ओर चला गया। अब यहां पर बात आती है कितना जाता है, तो देखिए यह वही लिखा हुआ कि अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, यानी कोशिका के अंदर से सोडियम आयन कितना, 3 गो, क्या गो, 3 सोडियम आयन जो है वो क्या होता है, बाहर जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, एटीपी, क्या होता है, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है, यहां पर 3 पे ध्यान नहीं दीजिएगा, यहां पर 3 पर जो है वो ध्यान नहीं दीजिएगा, 3 पे ध्यान आपको देना नहीं है, 3 पर ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। निम्न सांद्रता, यहां पर देखना है कि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर सोडियम आयन की मात्रा क्या है, कम है, और कम है अंदर में, तो अंदर से उसको बाहर ले जाना है, किसको, कैरियर प्रोटीन को। तो कितना ले जाएगा, 3 गो ले जाएगा, क्या गो ले जाएगा, 3 गो ले जाएगा, कितना,
3 जो है वो सोडियम आयन को ले जाएगा। अब 3 ले जाएगा, लेकिन जो है उधर से पोटेशियम आयन को कितना लाएगा? 2 लाएगा। कितना लाएगा? इसलिए यहां पर लिखा होगा, नहीं लिखा, उधर से क्या करेगा? पोटेशियम आयन को जो है क्या करता है? 2। इधर से ले गया 3, लेकिन पोटेशियम आयन को कितना लाएगा? 2 लाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए सोडियम का था, है ना, उसी तरह से पोटेशियम का होता है। पोटेशियम का क्या होता है? देखिए पोटेशियम जो है वो अंदर में है। अंदर में क्या है? अंदर में जो है वो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम जो है वो अधिक है। क्या है? अधिक है। और बाहर में क्या है? पोटेशियम आयन जो है वो कम है। तो पदार्थों का परिवहन इसमें क्या होना है? इसमें पदार्थों का परिवहन जो होना है वो क्या होना है? निम्न सांद्रता यानी कम से बाहर की ओर। तो इधर से 2 कितना? 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर जाएगा। कितने? 2 अंदर जाते हैं, और यहां से जो है वो अंदर से बाहर कितना? 3 सोडियम आयन। क्या है? सोडियम आयन निकलता है। और ये भी क्या है? ये दोनों जो होता है इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा 2 पे। इसमें ये सिर्फ यहां पर कितना आयन कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ रहा है, ये सिर्फ यहां पर दिखाया जा रहा है। कितना आयन जो है कोशिका के अंदर या बाहर आ रहा है या फिर जा रहा है, वो यहां पर दिखाया जा रहा है। ये 2 3। तो इस प्रकार से यहां पर भी देखते हैं पोटेशियम आयन में कि पोटेशियम आयन में क्या होता है कि इधर क्या है? कम है, और इधर क्या है? अधिक है। तो क्या हो रहा है? पदार्थों का परिवहन क्या हो रहा है? निम्न सांद्रता से क्या हो रहा है? अधिक सांद्रता की ओर हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो कौन? एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो है वो सक्रिय परिवहन में, इसमें सक्रिय परिवहन के अंदर जो है वो क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पदार्थों का परिवहन जो है वो निम्न सांद्रता से जो है वो क्या होता है? उच्च सांद्रता की ओर होता है। और इसमें कौन होता है? कैरियर प्रोटीन ही क्या करता है? भाग लेता है। और कैरियर प्रोटीन जो है वो क्या होता है? एक सोडियम पंप की तरह, सोडियम आयन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप की तरह वो वर्क करता है, और जिसके कारण जो है वो क्या होता है? पदार्थों का आवागमन होता है। तो यहां पर हमने देखा कि सक्रिय परिवहन के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन का परिवहन होता है। वाहक प्रोटीन के अंदर जो है विलय पदार्थों का परिवहन होता है। चैनल प्रोटीन के द्वारा जो है वो जली युक्त पदार्थों का परिवहन होता है। और फॉस्फोलिपिड से क्या होता है? वसा युक्त पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। तो इस